नुसरत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मुस्कुराती सुबह में नाज़िया मलिक आपके साथ। और आज का दिन का आगाज़ भी बड़ा ज़बरदस्त होगा। मंडे है, मंडे में हम यही कहते हैं कि मंडे वाले दिन आपको जो है लो से शुरू नहीं करना चाहिए, हाई से शुरू करना चाहिए, हाई पिच से शुरू करना चाहिए। इसलिए हम गाना शाना ज़रा रखते हैं ताकि आप थोड़ा इन्जॉय करें, और गाने से आगाज़ हो जाता है ताकि पूरा वीक आप जो है वो जागते रहें, आप स्लो ना हो। अक्सर लोग कहते हैं कि संडे के बाद हमारा जो मंडे आता है तो हम ज़रा स्लो हो जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, मोटिवेशन ज़्यादा होनी चाहिए, बड़ा आराम इंसान कर लेता है, बहुत आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो मंडे वाले दिन जो आपको आपके वो जो रिलैक्स वाला मोड है उसको ख़त्म करके काम के मोड पे दोबारा आना चाहिए। कहते हैं कि जो भी काम आप दिल से करते हैं ना तो वो आपका काम ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब भी आप ये सोच के करें कि आपके अपने काम से आपका घर भी चल रहा है, आपका कारोबार भी चल रहा है, आपके ही दम से अल्लाह ताला ने आपको इतना ताकतवर बनाया हुआ है। अगर आपको इतनी पावर दी हुई है, आपको जॉब भी दी हुई है, आपको जगह भी दी हुई है, आपको या चाहे आपका अपना बिजनेस भी है वो रन भी हो रहा है, तो उसको बड़े दिल से बहुत जज्बे से काम करे। जब इंसान जज्बों से कोई काम करता है ना तो वो बहुत अच्छा काम हो जाता है, बल्कि उसमें तरक्की भी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। आज शानी ने और नुसरत ने बड़े जज्बे से गाना गाया और स्टार्ट लिया। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? और हमारे साथ आज जिन्होंने ज्वाइन किया है, आपका बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है वज़न और फिटनेस और अपना एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। तो मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी किरण से। किरण जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है, किरण आफ्ताब, राइट, किरण आफ्ताब खान। और किरण जो है वो फिटनेस ट्रेनर है, साथ में ये है कि इनका अपना जिम भी है और आपको बड़ी अच्छी बातें बताएंगी फिटनेस के हवाले से। शायद भी आने वाले कहाँ रह गए शायद। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? आपको बिल्कुल ठीक ठाक। मर्दों का आपको पता है ना टाइम पे पहुंचते नहीं है। यार ये तो मैं उल्टा होती चली जा रही है दुनिया, ये क्या हो गया? पहले हम कहते थे कि मर्द टाइम पर पहुंचते हैं, खवातीन को टाइम लग रहा होता है अब उल्टा हो गया। अब उल्टा हो गया। खवातीन तैयार भी हो जाती हैं, बाल भी बना लेती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन लेती हैं और आगे जो फटाफट जो है वो अपने टाइम से बैठ जाती हैं। और मर्द हजरात जो है ना वो जरा लेट वो है, उठने वाले हैं, जल्दी उठने नहीं, वो इस वक्त जिम के अंदर ही हैं और उनका ट्रेनिंग सेक्शन था, वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं इस वक्त। तो उसके बाद वो फिर ये अलग बात होती है ना, क्योंकि मॉर्निंग बहुत ज्यादा होते हैं। मॉर्निंग जो मंडे जब आता है ना तो मंडे को ज्यादा मोटिवेशन से जो होते हैं, जो जिम आते हैं, जो रेगुलर सुबह सवेरे वाले, सुबह सवेरे। तो कब तक पहुंचेंगे वो भी? वो बस आने वाले होंगे, बस आने वाले। जब तक हम किरण से बात करते हैं, अच्छा किरण ये बताइएगा कि सबसे ज्यादा जो है खवातीन ज्यादा ट्रेनिंग में जरा ज्यादा सोच रही होती हैं आने के लिए कि हम फिटनेस का ख्याल रखें, या मर्द हजरात? हमारे जो है दोनों के अंदर सेम है, लेकिन जो लेडीज होती है वो बड़ी टेंशन से आती है। क्यों? उनकी टेंशन ये होती है कि बस अभी जिम ज्वाइन करें और अभी हम कम हो जाएं। अच्छा, ठीक है। मेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं, उनको पता होता है कि हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड है अपनी बिल्ड बनाने में या कम करने में, वेट रिड्यूस। लेकिन लेडीज का क्या होता है, अगर आप एक महीने में उनको 10 kg आप कम करके ना करके दें तो वो शोर मचाना स्टार्ट कर देती है। ये क्या बात हुई? ये है। अब हमें क्या पता वो घर में क्या खा रही है, ये बिरयानियां खा के जा रही है, पाए खा रही है, उसके बाद में निहारियां खा रही है और फिर आपके पास आ रही है। खाना अपनी तरफ एक इशू होता है, जो सेकंड इशू होता है वो स्ट्रेस होता है, जो इनको फैमिली की तरफ से स्ट्रेस और टेंशन आगे भी शायद भी आगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, क्या हाल है? माइक लगा लिया? चले अब आपसे भी गुफ्तगू करेंगे, पहले जरा किरण से थोड़ी गपशप कर लें, ठीक है? फैमिली की तरफ से उनको जो स्ट्रेस मिलता है या टेंशन मिलती है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपका वेट गेन करने के अंदर। तो जैसे हम ये समझते हैं हम सिर्फ खाने पीने से वेट गेन करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और 1 घंटे की एक्सरसाइज जो है वो आपका उस मोमेंट आपका जो है वो स्ट्रेस रिलीज भी कर रही होती है। और कहते हैं कि वो जो हैप्पी हार्मोन्स आपके होते हैं ना वो आपको वेट रिड्यूस करने में भी आपके काम आते हैं, क्योंकि फिर जो आप सोच रहे होते हैं ना वो होने लग जाता है। दिस इज ट्रू एक्चुअली। आप जिंदगी में नेगेटिव सोचेंगे, आपकी जिंदगी में नेगेटिव होगा। ये पूरी एक फलसफा है, पूरी दास्तान है। अच्छा पॉइंट बोला, हैप्पी। आपको पता है मॉर्निंग के अंदर हैप्पी आवर्स होते हैं जिम के अंदर। क्यों? कि दैट टाइम आपका हैप्पी होता है, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होती, सुबह से आप उठे भी होते हैं। तो लेडीज को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि मॉर्निंग के अंदर अपना वर्कआउट कर लें, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी टेंशन वो बढ़ती चली जाएंगी। ये जरूरी नहीं है फैमिली की तरफ से, काम की वर्किंग टेंशन होती है, बहुत सारी चीज होती है। ठीक है। अच्छा, साइंटिफिकली भी इसका ये है कि हैप्पी हार्मोन होता है एंडोर्फिन। अब जितना एंडोर्फिन हाई होता है ना उतना आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं।
और स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, जितना कॉर्टिसोल हाई होता है उतना आपका फैट गेन होता रहता है, मसल लॉस होता रहता है। ओए देखो कितनी लॉजिकल बात है। जी, एंडोर्फिन जब हाई होता है इंसान का, तो फिर ये है कि उसको बहुत सारी रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी पे एक्सरसाइज भी कर सकता है, ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकता है। ऑलराइट, अच्छा ये बताइएगा कि कौन लोग वेट जल्दी जो है वो कम कर सकते हैं और किस तरह से वेट जो है वो मतलब क्योंकि सबसे लोगों के जहन में ये होता है कि हमें वेट कम करना है और हमें फिटनेस की तरफ आना है। अभी हम जो है बॉडी स्ट्रक्चर की तरफ नहीं आ रहे, अभी हम सिर्फ फिटनेस के पतला हो जाए या वेट कम हो जाए, ये सबसे ज़्यादा लोगों का सवाल होता है। अच्छा देखें, फिटनेस जो है, मैं पहले इसकी डेफिनेशन बयान करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, क्योंकि रिसर्च होती रहती है तो फिर उसमें चेंजिंग आती रहती है डेफिनेशन में। एक मैं बेसिक डेफिनेशन बताना चाहूँगा कि जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक समझ में आ जाए आसानी से, कि हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ क्या होता है कि जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, उठने बैठने में दर्द होना शुरू हो जाता है, चलने फिरने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, कभी स्पाइनल कॉर्ड में दर्द हो रहा है, अच्छा चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है। मतलब एंड ही होता है अक्सर बुजुर्गों का कि वो अकेले बैठे बोलते हैं, चिड़चिड़े लोग कहते हैं हम नहीं आ रहे पास। इन सबसे इंसान को जो चीज बचाती है ना, उसे कहते हैं फिटनेस। अच्छा, तो यू थिंक सो कि जो लोग अपना फिटनेस का ख्याल रखते हैं वो बड़ी उम्र तक अपने आप को जो है वो जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए फिटनेस बेसिकली क्या है कि आपका मसल लॉस नहीं हो रहा होता, मसल स्ट्रेंथ आपकी कम नहीं हो रही होती, आपको हार्मोन प्रॉब्लम्स नहीं हो रही होती, तो उस वजह से जो है क्या वॉक वगैरह से भी आपके मसल्स जो है वो स्ट्रांग होते हैं या यू नीड टू डू सम अदर एक्सरसाइजेस? देखिए वॉक से फैट लॉस भी बेसिकली इतना होता ही नहीं है। हाँ, तो वॉक बेसिकली फायदा करती है नर्वस सिस्टम के लिए, नर्वस सिस्टम रिलैक्स करने के लिए वॉक अच्छी है। ठीक है, अगर कोई ओबीस कैटेगरी में, यानी वो एक्स्ट्रा ही बहुत ज्यादा ही फैट है उसमें, वो तो फिर कुछ भी करेगा उसका वेट लॉस होगा, उसको देखकर ही नहीं समझना चाहिए कि वॉक से हमारा वेट लॉस हो सकता है। वो नर्वस सिस्टम का स्ट्रेस रिलीवर है। अगर किसी का जो ज्यादा स्ट्रेस में है, जिन्होंने हाई इंटेंसिटी पे वर्कआउट्स किए हैं, ओवरऑल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, वॉक करना स्टार्ट करेंगे, अगर स्ट्रेस की वजह से वेट बढ़ा हुआ है तो फिर वो कम हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, तो क्या मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? मसल्स को मसल स्ट्रॉन्ग होंगे आपको अपने बोन्स को भी जो है ना वो सहारा मिलता है, कहते हैं। जी बिल्कुल, हर चीज पोस्चर के लिहाज से भी काफी ज्यादा बेनिफिट रहता है मसल को स्ट्रॉन्ग करने के। अच्छा, मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे जो आसान तरीका हो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जाए। लोग बॉडी बिल्डिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को बिल्कुल एक बार एक ही समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ज्यादा आपका काम होता है नर्वस सिस्टम का। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो शख्स करता है वो मसल प्रिजर्व रख सकता है, मसल मजीद गेन कर सकता है। एक तो बॉडी बिल्डिंग में होता है कि आप ज़्यादा उसमें फ्लूइड गेन करते हैं, लेकिन जो आपके फाइबर्स हैं वो ज़्यादा तब डेवलप होते हैं जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये होती है कि आपको ऐसी एक्सरसाइज करें कि जिसमें डिफिकल्टी इतनी हो कि आप मैक्सिमम 5 रेपिटेशंस कर सकें। उसमें फिर ये होता है कि आपका रेस्ट टाइम ज़्यादा हो जाता है और आपकी रेपिटेशंस कम होती हैं, तो फिर उससे जो आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स आता है उसमें आपके फाइबर ज्यादा बन जाते हैं, तो उस तरह मसल स्ट्रांग होता है। ऑलराइट, यानी अगर आपका वेट भी ज्यादा गेन नहीं हो रहा है, लेकिन आप काफी ज्यादा लिफ्ट कर पाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। अच्छा, तो ये है कि आपको एक्सरसाइजेस कुछ ऐसी करनी है जिसपे आपका जो है इंटेंसिटी काफी हाई इंटेंसिटी। अब जैसे कुछ वो सिर्फ वेट्स से भी हो सकती है, विदाउट वेट्स भी हो सकती है। अच्छा, वेट्स बेसिकली ये है कि रेसिस्टेंस ट्रेनिंग। हाँ, रेसिस्टेंट मतलब कि आपका मसल किसी चीज के खिलाफ रेसिस्ट कर रहा होता है। अच्छा, वेट्स उठाने से ये होता है कि आपको वो आसानी हो जाती है, क्योंकि अगर आप बॉडी वेट से खाली करेंगे तो फिर उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं कि आप डिफिकल्टी लेवल बढ़ा नहीं पाते, क्योंकि बढ़ाने के लिए आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा लोड चाहिए होता है फिर, और फिर हर किसी का अवेलेबल होता नहीं है, या उनको वो तरीका आता नहीं है कि कितने सेकंड्स में नीचे जाना है, कितने सेकंड्स में ऊपर आना है, कितने सेकंड्स में क्या करना है। तो आसान तरीका ये कि ज्यादा वेट एट होम वाला सीन ये होता है कि आपको पता नहीं होता कि आपने किस तरह से वेट उठाना है, किस तरह से कौन सी एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए बड़े टेक्निकल चीजें। जी किरण, आपके क्या? जैसे हम जब शाहिक जब वर्कआउट करा रहे होते हैं जिम के अंदर, तो जब ये देखते हैं कि हाँ ये मेरे 3 जो सेट्स हैं वो इसने कंप्लीट कर लिए, इसका मतलब ये है कि उसने वर्कआउट सही नहीं किया है। क्योंकि जो रियल वर्कआउट होता है या जो रियल जो हम टबाटा करवाते हैं उसके अंदर होता है कि वो आप लास्ट लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते अगर आप सही कर रहे हैं। HIIT ट्रेनिंग जो होती है ना, तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। अक्सर जो मैं करवाता हूँ 5 राउंड्स के हिसाब से होता है, तो उसमें समझे मैं ये कहता हूँ कि निशानी आपकी अगर आपने सही किया है कि आपसे लास्ट राउंड पूरा हो नहीं सकता। क्योंकि हाई इंटेंसिटी का मतलब ही ये होता है कि आपने अपनी इतनी एफर्ट लगानी है कि किसी पॉइंट पे आपको ये ना लगे कि मैं इससे ज्यादा एफर्ट लगा सकता था, मैंने लगाई नहीं। अच्छा, कुछ ऐसा होता है कि आपकी
जो ब्रीदिंग है वो आपके जो है एक लेवल तक आप उसको कर सकते हो, उसके बाद फिर आपको रेस्ट चाहिए होता है, तो कितना रेस्ट के बाद आप एक्सरसाइज करनी चाहिए? देखिए नॉर्मली तो 1 मिनट भी रेस्ट करते हैं, लेकिन अब जब फिटनेस लेवल इंप्रूव करना चाहते हैं ना, तो आपको इस तरह की पोजीशन में रखना पड़ता है कि कंफर्टेबल जोन से आपको निकलना पड़ता है, तो रेस्ट कम होता जाता है। इससे फिर ये होता है कि ऑटोमेटिकली आपकी फिर बॉडी इस तरह से रिस्पॉन्स करती है कि टाइम टू टाइम ऐसा वक्त आता है कि आपको फिर रेस्ट भी कम चाहिए होता है। आप कम रेस्ट करेंगे तब भी आपका वही काम कर लेंगे। अच्छा, तो बेसिकली आपकी एंड्योरेंस या आपकी ऑक्सीजन कंजप्शन की जो सारी चीजें वो इनहेंस होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के हवाले से बताइएगा कि कितना अच्छा इंसान का ऑक्सीजन लेवल होता है आफ्टर एक्सरसाइज? उस टाइम पे तो खैर बिल्कुल ही हालत खराब होती है। अच्छा, लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद जो रिजल्ट आते हैं उसमें फिर काफी ज्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाती है। ओके, ठीक है। यानी आप एरोबिकली जो है बहुत फिट होना शुरू हो जाते हैं, आप ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर सकते हैं, जितनी भी आपके एनवायरनमेंट है उससे आप ज्यादा अपने कंज्यूम कर सकते हैं। सही है। अच्छा, किरण बताइएगा कि डाइट कितना जो है वो आपका साथ देती है एक्सरसाइज का, लेकिन एक ब्रेक का टाइम आ गया है, तो ब्रेक के बाद मैं यही आपसे सवाल का जवाब लूंगी। जाते हैं ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस मिलते, कहीं ना जाएगा। मौजूद है मुस्कुराती सुबह में, और आज हमारे साथ जो है किरण है। किरण ज़बरदस्त ट्रेनर भी साथ में, एक इनका अपना जिम भी है, और शायद आए हुए हैं जो फिटनेस ट्रेनर हैं, और वो किरण के साथ ही जिम में जो है वो ये लोग फिटनेस ट्रेनिंग के हवाले से जो है काम कर रहे हैं। अच्छा किरण, आपसे जो सवाल था कि डाइट का कितना जो है वो अमल दखल होता है? देखिए, मैं ये कहूँगी कि 30% आपका जिम होता है और 70% आपकी डाइट रोल प्ले करती है। ठीक है। अगर आप डाइट नहीं सही फॉलो करेंगे, आप कितना ही जिम कर लें, कितनी आप मशीन यूज कर लें या एरोबिक्स कर लें या व्हाटएवर आप कर लें, वो आपको अफेक्ट नहीं तो जिस तरह मैंने आपको भी वही कहा ना कि खवातीन जो है घर जाके क्या खा रही हैं क्या नहीं खा रही, वजन नहीं कम हो रहा, क्योंकि खवातीन ज्यादा शिकायत करती है, इसलिए हम खवातीन का जरा ज्यादा कह रहे हैं। बाकी बात है, खवातीन ज्यादा शिकायत करती हैं, बहुत ज्यादा। शायद ऐसा एक्सपीरियंस तो है, ऐसा एक्सपीरियंस तो है, बस तुमसे कंफर्मेशन लेनी थी मेरे असल में। हाँ जी, तो किरण बताइएगा। तो लेडीज का प्रॉब्लम ये है कि वो अंडरस्टैंड बहुत लेट करती हैं। उनको ये लगता है कि अगर हम जिम में आए तो हम ही ट्रेनर हैं और हम ही सारी डाइट, उनको डाइट के लिए कैसे हम डाइट उनको रेकमेंड करते हैं, उसके बाद उनका रिप्लाई आता है अच्छा हम इतना खाएंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा, जबकि आपको पता है वेट लॉस करने के लिए आपको 5 टाइम मील्स जो है वो पर डे आपको लेनी पड़ती है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप खाली पेट रहे और आप जो है वो कम हो जाएंगे, उससे वेट और गेन होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको प्रॉपर खाना। अच्छा, कुछ ना कुछ में ये भी नहीं होता कि चलते फिरते आपने कुछ स्नैक्स ले लिया, कुछ भी ले लिया, हर वक्त आप खा रहे हैं। डाइट अच्छी खानी चाहिए। वन ऑफ आवर फ्रेंड, मैं ये बताऊं कि हमारी एक दोस्त है और वो जो है इस वक्त बड़ी शी इज़ इन अ वेरी बैड कंडीशन। अल्लाह उन्हें सेहत दे, बहुत सी दुआएं उनके लिए आप सबको भी कहूँगी कि हमारी दोस्त के लिए आप सब दुआ करें। वो उनको कोविड हुआ और वो कोविड में सुना यही है कि वो डाइट बहुत ज़्यादा करती थी, और आई डोंट नो कि उन्होंने कोविड में डाइट की या नहीं की, लेकिन जब ये कोरोना होता है तो आपको प्लीज़ अपनी डाइट का बेइंतहा ख्याल रखना। उस वक्त आपने ना डाइट कंट्रोल सोचना है, ना आपने ये सोचना है कि मैंने वज़न कम करना है। आपको सिर्फ खाना है उस वक्त, और हेल्दी खाना खाना है, ताकत वाला खाना खाना है जिससे आपको ताकत मिले। गोश्त खाएं, गोश्त का सूप पिएं, साथ में आपने जो है विटामिन सी बहुत सारा लेना है, मतलब आपने मौसमियाँ लेनी, क्योंकि कीनू जो है वो खट्टा होता है। फिर आपने सेब खाना है, केले खाने हैं, आपने वेजिटेबल्स खानी है, और वेजिटेबल में आप टिंडे, तुरई, ये तो आप डेली रूटीन में ले ही लें, इनको तो आपको लेना है। गोश्त के साथ आप मिक्स कर लेंगे। तो सॉरी, मैं कहा कि हम जो है बताएं कि प्लीज़ डाइट कंट्रोल जो है उस टाइम पे नहीं करना जब आपको लगे कि आपको बुखार है या कोविड है। बीमारी में बिल्कुल भी डाइट नहीं करनी चाहिए। हाँ। अच्छा, मैंने ज्यादातर लोगों को देखा बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते, होता भी है कि आपका नहीं दिल ये साथ कह रही कि खाना पीना छोड़ना नहीं है। हाँ। अच्छा, इसके लिए जो पालक होती है, मैं पालक हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि अपने फूड के अंदर आप पालक लाजमी रखें। उसके अंदर इतना हाई आयरन होता है कि वो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल प्रोवाइड करता है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे डेंगू हुआ था लास्ट ईयर, तो मैं बहुत ज्यादा वीक हो गई थी और मुझसे कुछ नहीं खाया जाता था। तो लेकिन मैंने क्या किया कि मुझे एकदम क्लिक करा कि अगर मैं पालक खाना शुरू कर दूं तो ये मुझे रिकवरी देगा। और तो जो लोग भी कहते हैं कि आप पपाया के वो पपीते के पत्ते पी लें, ये सब यूजलेस है। अच्छा, किया था सब बेकार है।
कुछ भी नहीं होता, आपकी प्लेटलेट्स वहीं की वहीं रहती अच्छा, मैंने एक चीज और सुनी है कि एप्पल जूस के अंदर आपने बहुत सारा लेमन डालकर जो है वो आप पिए तो उससे भी फर्क पड़ता है। देखिए, जहाँ तक मैं ये शाहिद ज्यादा सही बताएगी, लेकिन एज पर माय रिसर्च जितना पड़ा कि अगर आप एप्पल के अंदर कोई भी चीज डालते हैं वो फट जाती है। आप एप्पल के साथ किसी भी चीज को नहीं ऐड ऑन करें, नहीं कर सकते, या आप रिसर्च भी कर सकते हैं, गूगल के अंदर भी देख सकते हैं, लेकिन ये शाहिद ज्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन एप्पल को किसी के साथ नहीं मिलाना चाहिए, ठीक है, वो नुकसानदेह होता है, क्योंकि इसकी जो मैं एक चीज बताऊं, यहाँ तक के लोग बनाना शेक पीते हैं, मैंने सुना है कि बनाना शेक तक जो है वो नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि जब आप उसे बनानास को और मिल्क को साथ मिलाते हैं तो उसका कुछ असर जो है वो कुछ और बन जाता है। तो इसलिए वो भी कहते हैं कि शेक्स जो हैं वो हर तरह के शेक्स आप ना पिए, आपको खा लें साथ लेकिन पिए नहीं, उसको ब्लेंड ना करें। हमारी होता है कि देखिए जो फ्रूट जूस देते हैं वो शेक कैसे बना सकते हैं, हाँ ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है, लिखे हुए होते हैं बहुत सारे उन शेक्स के नाम लिखे होते हैं जो जूस ज़बान का जायका चल रहा है। हाँ जी, शायद आप क्या कहना चाह रहे हैं। असल में वो जो बनानास वाली बात है ना, वो हुआ कुछ इस तरह से था, ये बेसिकली प्रोपेगेंडा के यहाँ मिथ के इस तरह से थी कि एक रेस्टोरेंट में शायद अंडे के मिला के कुछ किया गया था, तो उससे किसी की डेथ हो गई थी। अब उस पूरी रिसर्च में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि वो चीजें सड़ी हुई थी या नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप दूध के साथ उसे कंज्यूम करें तो कोई प्रॉब्लम होगी, बल्कि समझें कि ये तो कई 100 सालों से चला आ रहा है कि आप साथ ही इसे पीते हैं, बहुत सारे लोग कंज्यूम करते हैं, तो बहुत फायदा होता है इसका। इवन मैं भी यही करता हूँ, मेरे हर मॉर्निंग को यही है कि मैं बनाना शेक कंज्यूम करता हूँ उसमें और चीजें डालकर, तो ये काफी, क्योंकि पोटेशियम भी उसमें काफी अच्छा है, कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्स भी अच्छी है, तो आपको काफी एनर्जी मिलती है। आई थिंक इट्स नॉट हेल्दी फॉर उन लोगों के लिए जिनको लिवर का प्रॉब्लम हो या जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि वो देखें किसी को भी मेडिकल प्रॉब्लम हो ना, तो नॉर्मल चीज तो कोई भी उनके लिए सही नहीं है, नहीं होती। वो फिर उनको कैलकुलेट करके उनकी जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से खाना चाहिए, सही है। इसीलिए न्यूट्रिशनिस्ट लोग बनते हैं, खुद से नहीं करना चाहिए। हमारे प्रॉब्लम ये, इसीलिए पूछना चाहिए कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना। अच्छा, लोगों को लगता है कि बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है डॉक्टर्स पे जाना, तो मुझे ये बताएं कि क्या थोड़ी सी अब ये कि आप लोग गाइडलाइन दें कि क्या क्या खाना चाहिए चीजों में। जी, लेकिन पहली चीज तो ये एक्सपेंसिव के हवाले से कि अगर इन चीज को एक्सपेंसिव समझा जाए कि हम अच्छी डाइट करेंगे तो एक्सपेंसिव हो जाए, किसी मशवरा लेंगे एक्सपेंसिव हो जाएगा। नहीं, मेरा मतलब ये कि वो किसी से मशवरा बात करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ कराचीइट्स के लिए बात नहीं कर रही है, मैं उन लोगों के लिए बात नहीं कर रही कि ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज्यादा दूर दराज हैं, जो हमें जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि होता फिर क्या है कि एक वक्त ऐसा आता है कि आपको मजबूरी के तहत डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर उस टाइम पर जो पैसे खर्च होते हैं वो उससे ज्यादा ही होते हैं। तो अच्छा, जहाँ तक हेल्थ के हवाले से बात है कि मेन चीजें हमारे पास ये हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, जितने भी आपके फूड्स हैं इन तीन पर डिपेंड होते हैं, इन तीन को सारी चीजें होती हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स वो चीजें जिससे आपको नॉर्मली एनर्जी मिलती है, अब उसमें तमाम वेजिटेबल्स आते हैं, तमाम फ्रूट्स आते हैं, तमाम ग्रेन्स आती हैं, ठीक है। प्रोटीन की वो सोर्सेज जिससे हमारी मसल बिल्डिंग के लिए यूज होता है, या हमारी रिकवरी के लिए, हमारे ओवरऑल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए। प्रोटीन्स में आपके पास आती हैं एग्स, मीट, बीफ, चिकन, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स। और फैट्स ये भी कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा लाजमी है, लोग करते नहीं है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है फिर। तो फैट्स में आप जितने नट्स हैं, वॉलनट्स, एलमंड्स, पीनट्स, ये सब कंज्यूम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या मुख्तलिफ और ऑयल्स कंज्यूम कर सकते हैं। असल चीज़ ये है, अब अगर कोई शख्स भी इन तीनों को खाता है लेकिन सही पोर्शन के हिसाब से, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए पोर्शन तो बताएं जरा, लड़कियों के लिए क्या पोर्शन होना चाहिए, पहले लड़कियों के लिए पोर्शन बताएं। अच्छा देखें, हर इंसान के हिसाब से ना थोड़ा मुख्तलिफ पोर्शन होता है, क्योंकि हर किसी का वेट अलग है, बॉडी फैट परसेंटेज अलग है, फिटनेस लेवल अलग है, रूटीन अलग है, एक्सरसाइज कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। एक कॉमन शख्स जो कुछ करता नहीं है, बस नॉर्मल जिंदगी गुजारता है, उसके लिए ये है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स 50 to 60% कंज्यूम करे, यानी जो ग्रेन्स आ गए, चावल, रोटी, दालें और ये सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट, डाइट में 60% कार्बोहाइड्रेट्स हो, 20% या 30% फैट्स हो, फैट से मुराद गुड फैट्स, और बाकी जो 20% रह गए, 15% रह गए, 10% रह गए, ये प्रोटीन है। तो आप जब ये फॉलो करने लगेंगे तो बड़ा आसान है। एक तरीके से प्लेट में आपने क्या किया, प्लेट वाला बता दें। प्लेट में आपने ये सिंपल ये किया, आपने हाफ पोर्शन किया इमेजिनरी, आपने इस साइड पे सारे कार्बोहाइड्रेट की सोर्स कर दिए। फॉर एग्जांपल आपने राइस कर दिया, बॉयल व्हाइट राइस, यानी बिरयानी डाल दी ऊपर। लेकिन राइस के साथ हम क्या वो फ्रूट्स वाला भी ऐड ऑन उसी में कर दें? आप कर सकते हैं, मतलब आपने प्लेट बनाई, 50% उसका कर दिया, इस साइड पे आपने कार्बोहाइड्रेट सारे कर दिए। अब आपने 2 पोर्शन यहाँ बना दिए, इस तरफ प्रोटीन के सोर्सेज रख दिए, इस तरफ फैट के सोर्सेज रख दिए, तो ये आसानी से फॉलो कर सकते हैं।
अच्छा आपने तरीका बता दिया, बेस्ट तरीका बता दिया। अच्छा, जो आपने फैट्स के सोर्सेज बताए हैं उसमें आपने कहा कि आप नट्स भी ले सकते हैं और नट्स लेना ज़रूरी है, और एक तरफ जो है आपने वो गोश्त वगैरह जो आपका पोर्शन है वो प्लेट का आ गया, और कार्ब्स आपने ज़्यादा दिए। लोग कहते हैं कि कार्ब्स जो है, मतलब लोगों का एक मिथ है या कॉन्सेप्ट है या क्या है कि कार्ब्स से हमारा वजन बढ़ता है। असल में इसके ऊपर जितनी भी रिसर्चेज हुई है ना आज तक, असल चीज़ ये, अगर आप कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम करेंगे जो आपकी लिमिट है उससे, आप चाहे कार्ब्स ना भी खाएं, आपका फैट बढ़ेगा, आपका वेट बढ़ेगा। ठीक है। और अगर आप कैलोरीज कम कंज्यूम करेंगे अपने रिक्वायरमेंट से, आप चाहे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही खाएं, आपका वेट कम हो जाएगा। असल चीज़ है कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। अब ये जो रेशियो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और एक्सरसाइजेस, इससे ये होता है कि खाली वेट लॉस और वेट गेन की बात नहीं होती, बल्कि किस तरीके का वेट गेन हो रहा है आपका। वो खाली चर्बी गेन हो रही है, मसल गेन हो रहा है, आपकी बॉडी शेप में आ रही है। ये रेशियो इस चीज़ के लिए होते हैं। अच्छा, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिससे ज़्यादा वेट जो है आपका वो रिड्यूस हो सकता है? देखिए, उसमें आपके एरोबिक्स जो है उससे ज़्यादा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू मशीन। देखिए, मशीन्स जो होती हैं वो आपको ज़्यादातर फिट करने के लिए यूज़ होती है, मसल टाइट करने के लिए। आप अगर एरोबिक्स करती हैं, टबाटा करते हैं, तो उसके अंदर ज़्यादा जो है वेट लॉस होता है। ठीक है, बॉडी। अच्छा, इसमें भी दो कैटेगरीज होती है कि फॉर एग्जाम्पल आप गए, आपने एरोबिक्स स्टार्ट कर दिया या वॉट एवर, कोई भी आपने वर्कआउट स्टार्ट किया, ये डिपेंड करता है कि आप रिड्यूस किस फॉर्म में कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट योगा? क्या योगा भी वेट रिड्यूस करवाता है? वो तो स्ट्रेस रिलीवर होता है, यानी आपकी अगर आपको स्किन अच्छी करनी है या हेयर्स का वो करना है तो उसके लिए भी होता है। बाकी शाहिक आपको ज़्यादा वो करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं ये खास तौर पे लेडीज़ को गाइड करूंगी कि जब भी आप जिम जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं और आपका वेट कम हो रहा हो, आपके इंचेस भी ड्रॉप हो सकते हैं। अगर आपके इंचेस ड्रॉप हो रहे हैं तो मीन्स आपका डेट टाइम पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपके शायद ये बताएगा, ये जो कहते हैं ना कि इंचेस आपके जो कम होना, क्या ये फैट्स होते हैं? बेसिकली नॉर्मली तो ये होता है, अगर खाली वेस्ट से हो रहा है तो फिर तो वो आपकी फैट कम हो रहा है। लेकिन ऐसा है कि आप दिखने में मतलब थोड़े चबी टाइप भी हैं, या आपको पहले से वीकनेस हो रही है, या आपकी मसल हार्डनेस कम हो गई है, इसका मतलब वो इंचेस आपका फैट लॉस नहीं हुआ बल्कि आपका मसल लॉस हो गया। ओके। और ये उस सूरत में होता है जब आप एक्स्ट्रा कैलोरीज कम कर देते हैं, यानी जो शुरू में आप लोग बात कर रहे थे कि स्ट्रिक्ट डाइटिंग लोग करते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि वो मसल लॉस हो जाता है, जो ऑटोमेटिकली समझे वो फिटनेस खराब कर रहा है, खराब कर रहा है। तो ये आपको ख्याल रखना है कि आपको मतलब हर तरह की एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपको कार्डियो भी करना है, फिर आपको हर इंसान के लिहाज से अलग होता है। ठीक है, जैसे इसका जवाब लेते हैं, एक ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आके हम इसी बात का जवाब लेते हैं। हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम मुस्कुराती सुबह में मौजूद है। अभी हम बड़ी फिटनेस की बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी और बहुत ज़्यादा आपको जब भी समझाने वाली बातें होगी तो थोड़ा सा एंटरटेन भी करना चाहिए साथ साथ, है ना। एंटरटेन करने के लिए फिर हमारे साथ नुदरत मौजूद है जो अभी हमें अच्छा सा एक गाना सुनाएंगी। क्या सुनाने वाले हो नुदरत आप? मैं सोच रही हूँ कि हमारी जो होस्ट है उनका नाम भी नाजिया ही है, तो मैं नाजिया हसन के गाने आई लव वैसे भी नाजिया हसन के सारे गाने। रहती हूँ बेकर बेकर, सबसे तेरी बातें करती हूँ हर पल तू कदम रखे जहाँ पर दिल मेरा रुके, वहाँ पर मुझको ही मुझसे चुराने वाले, हाँ आपको जब भी मिलते हैं हम और तुम, आंखों आंखों में होते हैं गुम, रे दिल बोले बोल बोल, हाँ बोल बोल, मेरे सीने की धड़कन को सुन, ओ मेरी सांसों को तेरी ही धुन, ए दिल बोले बोल बोल, ए दिल बोले बोल बोल, ए दिल बोले
शानी, थैंक यू सो मच। और आज हमारे साथ मौजूद है शाहिद, फिटनेस ट्रेनर, और साथ ही किरण भी मौजूद है। किरण बड़ा अच्छा जो एक्सप्लेन कर रही है कि आपको किस तरह से अपना जो है फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या खुराक में खाना चाहिए। अच्छा, एक्सरसाइजेस के हवाले सब एक्सरसाइज का डिफरेंट बताएं कि आपका कार्डियो का ये जो आपकी जिस एरोबिक्स है इसके लिए कितना कैसे करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, आपका जो मशीन का जो काम होता है वो क्या होता है, तो सब जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। अच्छा, मुख्तलिफ टाइप्स बेसिकली एक्सप्लेन करनी है। हाँ। एरोबिक्स, मीडियम इंटेंसिटी, योगा। हाँ, पहले योगा का बल्कि बात कर लेते हैं। हाँ। योगा असल में होती है बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ठीक है, और नर्वस सिस्टम की रिलैक्सेशन के लिए, और पोस्चर की करेक्शन के लिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि फैट लॉस के लिए किया जाए। मैंने शुरू में वही बात बोली, ओबीस कैटेगरी के जो लोग हैं वो कुछ भी करें उनका फैट लॉस होगा। कोई भी एक्सरसाइज आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन करती है, लाइक इफ अगर योगा है तो क्या वो भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी करेगी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जाहिर सी बात है, मसल ज्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी। ठीक है। कहीं ज्यादा स्टिफनेस नहीं होगी, तो ओवरऑल योगा से फायदा भी होता है। आप कोई और एक्सरसाइजेस करेंगे उसमें काफी मदद मिलती है क्योंकि आपका पोस्चर ठीक हो जाता है। अच्छा, ये तो योगा की बात थी। फिर आते हैं एरोबिक्स पे। एरोबिक्स है मीडियम इंटेंसिटी कार्डियो। हम शुरू में बात कर रहे थे हाई इंटेंसिटी की, जिसमें हार्डनेस बहुत हाई होती है। मीडियम इंटेंसिटी में ये होता है कि इसमें आपके प्रोटीन भी, फैट भी, कार्बोहाइड्रेट्स तीनों एनर्जी के लिए कंज्यूम होते हैं। तो जो ओबीस कैटेगरी के लोग हैं या लेडीज के लिए एरोबिक्स काफी बेहतर रहती है, खासकर उनके लिए जब हार्मोन्स की किसी को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए या पीसीओएस के प्रॉब्लम हो या और डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो, तो उस टाइम पे एरोबिक्स काफी मुफीद रहती है। अच्छा, मशीन्स की जहां तक बात है, मशीन्स बेसिकली ये नहीं कि मशीन से कोई एक इम्पैक्ट आता है, उसको किस तरह से यूज किया जाए वो मायने रखता है। अब आप उसे अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ हाई होगी। आप खाली अपना मेटाबॉलिज्म रेस करने के लिए यूज करेंगे, यानी आप ज्यादा रेपिटेशंस करेंगे, आप रेस्ट इंटरवल्स कम कर देंगे, आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा। आप मसल साइज बढ़ाने के लिए करेंगे, फिर आप उसे अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी डिफाइन कर चुके। अब एक चीज होती है एंड्योरेंस ट्रेनिंग। एंड्योरेंस ट्रेनिंग ये कि आप अपने आप को इस चीज के लिए ट्रेन करते हैं कि आप कोई मूवमेंट बहुत बार रिपीट कर सकें। जैसे कोई मैराथन होता है तो उसमें बहुत लंबा डिस्टेंस आपको रनिंग करनी पड़ती है, तो आपकी लेग्स की कंटिन्यूअसली बार बार मूवमेंट है, तो उसके लिए जब ट्रेनिंग की जाती है तो फिर वो डिफरेंट होती है, उसमें रेपिटेशन ज्यादा होती हैं और बार बार एक ही मूवमेंट होती है, तो उससे आपकी एंड्योरेंस हाई हो जाती है। लेकिन बात यह है कि जितनी भी चीजें हैं वो ये नहीं कि कोई एक चीज इंसान करेगा तो उसको वो गोल मिल जाएगा। हर इंसान के हिसाब से अलग चीज है। अच्छा, कि एज भी देखी जाती है कि आप? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। खासकर जब इंसान 40 पे आ जाता है, लेडीज का ये होता है कि उनके एस्ट्रोजन लेवल काफी ड्रॉप हो जाते हैं, और मेल्स का ये होता है कि उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी ड्रॉप हो जाते हैं। फिर उस टाइम पे देखना पड़ता है कि उनको हम किस तरह की डाइट दें, किस तरह की ट्रेनिंग दें कि इनकी चीजें बैलेंस होना शुरू हो जाए। अच्छा, 40 के बाद ये भी होता है कि हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। जो मैंने शुरू में डेफिनेशन फिटनेस क्या है कि इस चीज से बचाती है, तो फिर हमें उस हिसाब से उनको लेकर चलना पड़ता है कि उन्हें विटामिन डी ज्यादा कंज्यूम करना पड़ता है, उनको इस तरह की डाइट करनी पड़ती है जैसे टेस्टोस्टेरोन बार बार बस करता है। ठीक है, ओके। ये वो डाइट होती है ज्यादातर जो हम इस लेवल पे अभी नहीं ले रहे होते, जो हम इग्नोर करके चलते ना डाइट, वो फिर आफ्टर 40 आपके ऊपर अफेक्ट करती है, और फिर वो जरूरी भी हो जाती है। अगर आप पुराने जमाने के लोगों को देखें, जैसे दादा या दादी, वो स्टिल अगर जो हयात है जिनके, वो एक्टिव होते हैं, उनको इतना इश्यूज नहीं आता। वो एज का थोड़ा आ जाता है लेकिन वो नहीं आता। लेकिन अगर हम अपने आप को कंपेयर करें तो जरा सा बुखार होता है फौरन लोग लेट जाते हैं, ये हो गया वो हो गया। आजकल तो बच्चों की इस तरह की हालत है कि जो बूढ़ों की नहीं होती थी पहले। हाँ, एग्जैक्टली। और वो शायद खुराक की वजह से ऐसा है क्योंकि हम लोग जंक फूड की तरफ बहुत ज्यादा आ गए। खुराक भी है, फिर ये कि फिजिकल एक्टिविटीज फिजिकल। अब जैसे हम छोटे थे तो बाहर खेल रहे हैं, अब माहौल ऐसा हो गया बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते खेलने के लिए, कि अगर वो अपनी स्ट्रीट में भी खेलते तो उससे वो एक्टिव होते हैं, रनिंग कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। अब वो मोबाइल के अंदर आ चुके हैं, तो मोबाइल से वो यूज करके एक तो उनकी आपके सारा ब्रेन एनर्जी और ये सारी चीजें वेस्ट हो जाती है उनके अंदर वो। अच्छा, अब स्कूल में हम देखें तो जो पीटी हमें कहा जाता है, पीटी के नाम पे बच्चे भाग रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। देयर इज नो फिजिकल ट्रेनिंग प्रॉपर इन द स्कूल, एनी स्कूल। अच्छा, हम लोगों ने तो बड़ी प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग की हुई है, लाइक हमारा एक नाम होता है जब पीटी, तो मुझे पता होता था ये फिजिकल ट्रेनिंग है, और प्रॉपर जो उन्होंने सिखाई है चीजें वो आज भी हम ये देख रहे होते हैं कि डे टू डे रूटीन में वो से रहती है। अच्छा, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो हम डेली कर सकते हैं, लाइक घर पे बैठे बैठे? योगा तो हर इंसान कर सकता है, ठीक है। स्ट्रेचिंग जो भी है, कहते हैं कि योगा के भी पोस्चर्स कुछ ऐसे होते हैं कि आपको जो बड़ा ध्यान से करने होते हैं। वो तो सारे पोस्चर करने होते हैं ध्यान से,
क्योंकि जब भी हम कोई एक्सरसाइज गलत करते हैं ना, हमारे लिगमेंट्स जो होते हैं या टेंडन्स होते हैं उसमें डैमेज आ सकता है। ठीक है। कोई भी इंसान एक्सरसाइज करे उसको बिल्कुल फॉर्म सही करके करनी चाहिए, इसीलिए कहा जाता है कि आप ट्रेनर हायर कर लें या किसी से मशवरा कर लें, किसी के गाइडेंस में आप करें, एग्जैक्टली, ताकि कोई इंजरी ना हो जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है लोग वार्म अप भी नहीं करते, वो बस डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, उससे मजीद इंजरी हो जाती है। वार्म अप एक्सरसाइज भी बता दें क्या होनी चाहिए? वार्म अप एक्सरसाइज में सिंपल सबसे आसान मेरे हिसाब से ये कि आप वॉकिंग स्पीड में स्टार्ट कर दें, और फिर उसके बाद थोड़ी सी आप स्ट्रेचिंग कर लें पूरी बॉडी की। ये कंप्लीट स्ट्रेचिंग क्या क्या होनी चाहिए? क्या स्ट्रेचिंग एक लेग्स की, आपका पाँव पे आप हाथ रख देते हैं, 3 to 4 बेसिक स्ट्रेचेस कर लें कि आप अपने बार बार फीट्स को टच करने की कोशिश कर लें। आप फीट से यूं करके ऊपर हाथ रेस करके स्पीड में कोशिश कर लें। आप कुछ टाइम हैंड्स को बिल्कुल ऐसे इस पोजीशन पे कि आपके चेस्ट पे भी स्ट्रेच फील हो, आपकी बैक पे भी स्ट्रेच फील हो। ये 3-4 स्ट्रेचेस जब इंसान आपको ये अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच आपको बेसिकली करना है। लेकिन अच्छा, स्ट्रेचिंग की भी 2 टाइप्स हैं, एक है स्टैटिक, एक है डायनामिक। तो एक वो होती है कि जिसमें आप एक पोज को होल्ड करके रखते हैं, ये वाली स्ट्रेचिंग शुरू में नहीं करनी। इससे क्या होता है कि आपकी फिर परफॉर्मेंस कम हो जाती है वर्कआउट में। ठीक है। आपने वो स्ट्रेचिंग करनी है कि जो कंटिन्यूअसली बार बार आप कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेच ऐसी मूवमेंट कर रहे हो, तो उससे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और इंजरी भी नहीं होगी। ठीक है। तो क्या स्ट्रेचिंग बीच में भी एक्सरसाइज के कर सकते हैं, जिससे आपको इससे फील हुआ कि अब मैं थोड़ा सा थकावट हो रही है कुछ है तो मैं स्ट्रेचिंग? वर्कआउट किस टाइप का है और किस चीज के लिए उस पर डिपेंड होता है। ठीक है, हर चीज में गाइडेंस। अच्छा, दूसरी वार्म अप भी लोगों को बताना जरूरी है कि व्हाट इज वार्म अप। हम वार्म अप बोलते रहे कि बहुत सारे लोगों को वार्म अप का नहीं पता होता कि क्यों जरूरी है, किस लिए है। क्योंकि आप बहुत से लोगों को हमने देखा वो डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज। तो वार्म अप करना क्या होता है, आप अपने आप को वार्म कर रहे हैं, यानी जो आपका ब्लड जो ठंडा पड़ा हुआ है इसको आप पहले आप थोड़ा सा वो नॉर्मल रूल्स पे लेकर आते हैं कि हम कुछ करने, जैसे कहते हैं बाहर कुछ करने वाले, एक्सरसाइज करने वाले, तो उसको अलर्ट करते हैं, बॉडी को अलर्ट करते हैं, माइंड को एक्चुअली आपको हर वक्त जो है बताना पड़ता है कि अब आपने जो खाना खा रहे हैं तो कहते हैं आराम आराम से खाना खाएं, चबा चबा के, ताकि अपने दिमाग को बताएं कि आप खाना खा रहे हैं। मतलब हर चीज दिमाग को बतानी पड़ती है, ऐसे आप जो ना ट्रिक करके बस हर चीज ना शुरू करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शो में तशरीफ लाने का, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों ने बताई हैं। तो हम नुदरत की जानिब जाएंगे, अच्छा सा हमें गाना सुनाएंगे, इसके बाद वहीं से हम फिर अच्छा भी आप लोग, अच्छा ठीक है, देखते हैं अभी हम ब्रेक के बाद। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच आपका नुदरत, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब जाते जाते आपसे हम गाना सुनेंगे, ठीक है? ढोल मनावणाए साको यार मनावणाए, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे, ए हो खतरा चावणाए, ए हो खतरा चावणाए, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे। बिछड़े बोल जे बोल देवे ते सोनिए तेरा जांदा किए, कुछ भी है तेरे लिए असा नहीं अजमा बनाए, चल नहीं अजमा बनाए, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे, ओ भावे सिर दी बाजी लग
जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं मुस्कुराती सुबह में, और अब जो है हम ऐसा करते हैं कि हम वार्म अप वगैरह जो है वो कुछ आप लोग को बता देते हैं कि कैसे होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि ये कि आप ये ना बोलें कि हमें जो है कुछ बताया नहीं, प्रैक्टिकली करके नहीं, तो शायद थोड़ा वार्म अप ही बता दें कि कैसा होना चाहिए। हाँ, वार्म अप थोड़ा सी, कोई नहीं, इसको आप जेब में डाल लें, निकाल लो बेशक माइक, कोई बात नहीं। ऐसे आ जाते। हाँ चलो, हाँ बताना भी तो पड़ेगा ना साथ साथ। अच्छा देखिए, सबसे आसान चीज़ नहीं, ये, यहाँ बैठ जाती हूँ। अगर लेग्स का वार्म अप कर रहे हैं, लेग्स में बहुत ज़्यादा इंजरीज होती हैं लोगों को, और टाइम टू टाइम जैसे आपका फिटनेस लेवल हाई होता जाता है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने वार्म अप पे ज़्यादा तवज्जो देना शुरू करते हैं। तो लेग्स का वार्म अप बहुत सिंपल ही है कि आपने स्टार्टिंग इस तरह करनी है, बिल्कुल स्लो। अगर आपके पास ट्रेडमिल अवेलेबल है तो बेहतर है कि आप उस पर चल रहे हैं, मैं खाली उसके ऑल्टरनेटिव में दे रहा हूँ। अब पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकंड थिंग ये, अब आपने सिंपल लेग रेसेस करने हैं। इसमें आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप जितना ऊपर कर सकें उतना ऊपर आने, और जो कर सके, जो नहीं कर सके वो खाली आधा कर लेगा, आधा कर ले। ये आप जब करना शुरू करेंगे तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता ये सही होना शुरू हो जाएगी, मतलब इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, पहले थोड़े से शुरू करें। शुरू में तो बैलेंस भी नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। सबने 20 रेप्स आपने इस तरफ की, फिर 20 रेप्स इस तरफ, ठीक है। आप जब ये कर रहे हो तो आपकी हैमस्ट्रिंग पर स्ट्रेच जाना जरूरी है। हैमस्ट्रिंग यानी बैक थाइस पर, ठीक है। तो बैक थाइस पर स्ट्रेच है, आप पीछे जाए तो आपको इस तरफ स्ट्रेच जाना चाहिए। तो ये आपका सिंपल फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप आप आएंगे, लेग्स आपने की थोड़ी सी वाइड, आप चाहे आप हैंड्स अपने ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर थोड़े पीछे किए, सिंपल नीचे आए एंड सिंपल। इसमें आपने ये करना है कि आप अपने टोस पे ना आए, हर वक्त अपनी हील्स पे आए। मतलब अपनी हील्स पर आना है, अपने पाँव के फ्रंट पर नहीं आना, बैक पर, हील्स पर जी आपने जी जी, इसको बिल्कुल जो है- बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बस सिंपल आपने ये किया। इसके बाद आप 20 स्क्वाट्स कर लें। स्क्वाट्स मर्जी आप ऐसे कर लें, मर्जी आप ऐसे कर लें। ठीक है। अब स्क्वाट्स में ये कि आपके इस तरह नहीं होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ऐसे होने चाहिए। उसके सेंटर में आप आएंगे, सिंपल ऐसे आए, ओके। याद रखें एक्सेल करते हुए आपने ऊपर आना है। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। जब भी कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूँ किसी मसल की, उस टाइम पे एक्सेल करना जरूरी है। ठीक है। तो ये सिंपल वार्म अप है लेग्स के लिए। अपर बॉडी में अगर आप कर रहे हैं तो फिर सिंपल उसमें ये स्टार्टिंग आपने नेक के इससे करनी है। इसकी वजह ये है कि ओवरऑल जो मसल इम्बैलेंसेस होते हैं उसका रीज़न एक ये होता है कि नर्वस सिस्टम सही सिग्नल प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। यानी बेसिकली ये कि आपके यहाँ जो सिग्नल जा रहे होते हैं पूरे स्पाइनल कॉर्ड में, तो वो सही प्रोपोर्शन के साथ, सही रेशियो के साथ नहीं जाते। सही है। वार्म अप करने से फायदा होता है कि जब आपकी स्ट्रेचिंग होती है थोड़ी बहुत, तो वो आपको ये सही सिग्नल तो बैठे बैठे भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं, है ना। फिर इसी को पीछे भी कर लें। ये यूजुअली कहते हैं सर्वाइकल के लिए बड़ा अच्छा होता है, जी 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 जी, है ना। और फिर जो मैंने बैठ के दिखाया कि आप ये तो मैं पकड़ा हूँ, ये बैठ कर भी ये तो भी, आप ये सिंपल भी सर्वाइकल के लिए बड़ा अच्छा होता है। सो ठीक है। बस सिंपल आपने ऐसे, चेस्ट पे भी आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए, बैक पे भी स्ट्रेच फील होना चाहिए, खाली ऐसे खड़े खड़े नहीं करना, फील करना जरूरी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप सिंपल आपने रेसेस करने, तो इसमें आपको अपर बैक पे फील होना चाहिए, आपको शोल्डर्स पे फील होना चाहिए। ठीक है। बस ये आपने कर लिया, तो उसके बाद हल्का सा ये बस पीछे आपने रोटेशन एक्चुअली वार्म अप बिफोर एक्सरसाइज। ये वार्म अप है, इतना करना काफी है। अच्छा ठीक है। ड्यूरेशन हम कौन कौन से एक्सरसाइज पे ठीक है बैठ जाए, और मैं साथ साथ अपनी चाय भी ले लूँ, चाय भी ज़रूरी होती है। अच्छा ये बताइएगा कौन कौन सी ये जो वार्म अप है किस किस एक्सरसाइज से पहले करनी चाहिए? अच्छा देखिए, योगा से पहले भी यही वाली होती है, योगा की अपनी होती है? योगा से पहले भी कर सकते हैं इसे। वैसे तो जो ये वार्म अप है ना, योगा अगर आप करें तो लेग्स और अपर बॉडी दोनों को इंक्लूड करके करें। ठीक है। वैसे जो लेग्स का वो खाली लेग के वार्म अप पे करी जाए, ठीक है, और लेग का वर्कआउट कर रहे हो, और अगर आप अपर बॉडी का वर्कआउट कर रहे हो तो फिर आप ये कर सकते हैं, चाहे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, चाहे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, चाहे आप एंडोरेंस ट्रेनिंग कर रहे हो। ओके, तो तीनों में अप्लाई हो सकती है। मॉर्निंग में अच्छा बॉडी बिल्डिंग में एक और चीज ये है ना, ये बड़ा मॉर्निंग में अच्छा आप एक्टिव हो उठने के जाता है बाद भी कर इंसान। सकते जो हैं। लोग जी, 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 जी। काम पर जा रहे होते हैं ना, मॉर्निंग के वक्त ये खाली में वार्म अप भी कर लेना, उसके बाद उनकी ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी। हाँ और बताइएगा। अच्छा, और जब बॉडी बिल्डिंग खासकर कर रहे होते हैं, इस वार्म अप के साथ फिर जरूरी है कि जिस मसल को आप हिट करने जा रहे हैं उसका भी अलग से वार्म अप करें, ताकि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ की ज्यादा हो, फिर उससे आपका पंप भी ज्यादा अच्छा आएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा अच्छी होगी। साइंस है भाई, ये सिर्फ आपको हम जो है जितना बता रहे हैं इतना ये एक
कह सकते हैं आप गुजारा उस वक्त सिर्फ कर सकते हैं इस टाइम पर, ठीक है कि आपने किसी वार्म अप बता दिए कि जिस तरह आपने बताया किरण कि हम सुबह सवेरे अगर काम पर जा रहे हैं तो उससे पहले ये हल्का सा वार्म अप कर लें तो आपकी सर्कुलेशन अच्छी हो जाएगी, एटलीस्ट आप एक्टिव हो जाते हैं बड़े ना। अच्छा, दूसरा ये आपने करना है कि जो भी एक्सरसाइज आप करें, सर उन्होंने बताया कि आपने आपकी जिस जगह की एक्सरसाइज जिस पार्ट का आप एक्सरसाइज करें उसकी फिर अलहदा से उसकी जो है अच्छा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बाद भी जो करनी चाहिए जी, वो स्टैटिक स्ट्रेचिंग यानी वो स्ट्रेचिंग में आप होल्ड करते हैं, उसका रीजन ये है कि मसल रिकवर बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि आप एक्सरसाइज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन बार बार कर रहे होते हैं तो समझे ब्लड वहां पे अब काफी जमा हुआ है। मैं आम लोगों के हिसाब से बात कर रहा हूँ, काफी मतलब जमा हुआ है। तो अब जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं ना तो फिर उससे वो सर्कुलेशन ज्यादा होने लगती है और रिकवरी ज्यादा हो जाती है। बस आपको स्ट्रेच जितना भी करेंगे ना ब्लड फ्लो उसमें ज्यादा होता है। अच्छा, जितना ब्लड फ्लो होगा उतने उसमें न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, जितने न्यूट्रिएंट्स जाएंगे जल्दी रिकवर होगा। ऑलराइट, तो इसके लिए फिर ये है हमें कि खाना कितनी देर बाद खाना चाहिए एक्सरसाइज के? एक्सरसाइज के बाद डिपेंड करता है आप क्या चीज खा रहे हैं। बेसिक रूल ये होना चाहिए कि आपने वो चीजें खाने हैं जो जल्दी डाइजेस्ट करें। आप फैट्स नहीं खा सकते, इसमें बहुत स्लो है। कार्बोहाइड्रेट्स आपने खाने, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स भी 2 टाइप के होते हैं, तो आपने वो टाइप कंज्यूम करना जल्दी डाइजेस्ट होती है। जैसे आप अगर बनाना करेंगे उसमें 50% ग्लूकोज है, ग्लूकोज काफी जल्दी डाइजेस्ट होता है। इसी तरह से ग्रेप्स आप कंज्यूम कर सकते हैं, आप कोई जूस कंज्यूम कर सकते हैं, और आप कोई भी आप व्हाइट ब्रेड यूज कर सकते हैं। डेट्स, खजूरें खजूरें इस टाइम पे इतनी ज्यादा मुफीद नहीं है। अच्छा, हाँ है बहुत अच्छी, कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मुफीद नहीं है। वैसे आप एक्सरसाइज से पहले कर लें। अच्छा, हाँ एक्सरसाइज से पहले एम्प्टी स्टमक भी खजूर एक वो चीज है कि जो फास्ट डाइजेस्टिंग भी है, स्लो डाइजेस्टिंग भी, इसमें दोनों क्वालिटीज है। ओके, तो हमें जो एक्सरसाइज के बाद कंज्यूम करना है, कोशिश होनी चाहिए कि सिर्फ हमारा फास्ट डाइजेस्टिंग हो, तो हम रोटी खा सकते हैं, रिकवर हो। नहीं, रोटी जो है स्लो डाइजेस्टिंग है। अच्छा भाई, इसलिए मैं पूछ रही हूँ ना कि क्या क्या चीजें खा सकते हैं। जी बिल्कुल। और एम्प्टी बनाना खा सकते हैं, आपने कहा बनाना खा सकते हैं, ठीक है। और बनाना से बेहतर ये है कि आप आलू भी खा सकते हैं। अच्छा, आलू ये भी कि लोग सोचते हैं हम खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे आलू से, ऐसा नहीं है। रूल मैंने बता दिया, कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। फ्रेंच फ्राइज बनाकर खाएंगे तो मोटे होंगे, बॉयल करके खाएंगे तो नहीं मोटे होंगे, भाई ये फर्क होता है। अच्छा, सबसे और ये भी नहीं कि बहुत सारे, खाली आपने 1 से 2 आलू खाने, 1 से 2 आलू खाने। लड़के 2 आलू खा ले, लड़की 1 आलू खा ले, वो भी छोटा सा आलू खाए ज्यादा ये नहीं कि इतने खा रहे हैं। अच्छा, बेसिकली यही होता है कि जो पोर्शंस होते हैं, जिस तरह आपने जो प्लेट बताई थी, वो प्लेट तो लड़कों की प्लेट लग रही है, तो लड़कियां क्या छोटी प्लेट इस्तेमाल करें? लड़कियों भी वही कर सकती हैं, बस साइज कम कर दें। साइज कम कर देना, मतलब वही कि जरूरी होता है। लेकिन लड़कियों को ज्यादा डाइट पर तवज्जो देनी चाहिए। डाइट मतलब इन्हें स्ट्रिक्ट डाइट करने की, डाइट से मुराद है कि ज्यादा न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करने चाहिए, क्योंकि आजकल खासकर जो एक्सरसाइज से रिलेटेड है लड़कियां, समझे 5 में से या 10 में से किसी एक को पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, किसी एक को हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है। उनका रीजन ये है कि वो लोग डाइट इतनी स्ट्रिक्ट करती हैं कि उनके हार्मोन सिस्टम इंबैलेंस हो जाता है। तो डाइट अपनी बड़ी देख कर करें, एक्सरसाइज जरूर करें, आप फिट रहेंगे, जवान रहेंगे, यंग रहेंगे। यंग का मतलब ये नहीं होता कि आपका जो है, वैसे तो मैं ये सीरियसली बताऊं, आपकी स्किन भी यंग हो जाती है एक्सरसाइज करने के बाद, लेकिन इस तरह के आपके ऑर्गन्स जो है ना वो भी जवान रहते हैं। सच है, माइंड फ्रेश रहता है, माइंड फ्रेश रहता है। थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। इसके साथ ही नाजरीन, हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, वापस और मेहमान भी है, आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर मुस्कुराती सुबह में आपके साथ है, और अब हमारे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। बड़ा मज़ा आया ब्रेक में, उनके साथ बड़ी गपशप हुई है, और है भी उनकी पर्सनैलिटी अच्छी, और साथ में ये कि जो ख़वातीन अपने आप को मनवा रही होती हैं काम में, हमें बड़ा अच्छा लगता है उनसे बात करने में, उनके बारे में जानने में। तो आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मुसरत नियाजी साहिबा हैं जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और साथ में स्कूल भी बहुत ये रन वगैरह कर रही हैं, और इसके बारे से बात करेंगे, स्कूल्स के बारे से बात करेंगे, इनसे बहुत सारी गपशप होगी। तो हमारे साथ मुसरत साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच आपका शो में तशरीफ लाने का। पहले तो बताएं, अपनी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी बनाई हुई है, इसमें क्या कमाल, मतलब कैसे अपने आप को मतलब इतना वेल रखना, अपना ड्रेसिंग का इतना ख्याल रखना, अपने आप का इतना ख्याल रखना? ये सब आपकी मोहब्बत है। मोहब्बत है, ये मोहब्बतों से होता है। अच्छा, नहीं घर पे कोई होता है मोटिवेट करता इतनी मोहब्बत भरी निगाह से देखा है तो शायद अच्छे हो गए। नहीं घर पे कोई होता है, सब बच्चे होते हैं, अक्सर बच्चे ज्यादा मोटिवेट करते हैं, हस्बैंड ज्यादा मोटिवेट करते हैं, या आपकी फैमिली में कोई ना कोई देते। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमने जो कुछ सीखा अपनी अम्मी से सीखा, अपनी वालदा से हमने ग्रूमिंग वगैरह बहुत ज्यादा सीखी है। नहीं, मुझे मेरी बेटी ज्यादा कर रही होती। देखिए मैं बताऊँ आपको, हमारे जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली मैं अपनी मदर के लिए कहूँगी, बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल। उन्हें मेकअप का, इन चीज़ों का कोई शौक नहीं होता।
اور ایز اٹ از وہی آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہم اپنے والدہ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم نے بھی وہی سیکھا, بہت ہی زیادہ سادہ, لیکن پھر بچوں نے آگے تھوڑا چینج کرتے. بچے تو پھر آپ کو پتا ہے آج کل کی نئی جنریشن, ماما یوں کر لیں, ماما یوں کر لیں, تو وہ ادھر ہی کر لیتے ہیں. موٹیویشن ایون جو بچوں کو, اچھا میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ بچے آج کل کے جو ہے نا وہ یہ بھی کہ مطلب ماما ذرا تیار ہوتے ہیں, بچے بڑا اٹریکٹ ہوتے ہیں, بڑا ماما یو آر لکنگ نائس, آج تو بڑی اچھی لگ رہی ہیں. یہ ایک چیز نیچرلی ہوتی ہے کہ بچے بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں. نازیہ ایسا تھا کہ ہم لوگ اپنے پیرنٹس کو یا اسپیشلی ماں کو کہتے ہوئے آج ماما بہت اچھی لگ رہی ہے, تھوڑا سا ہیزیٹیٹ فیل کرتے تھے. اور آج کے بچے جو ہے نا ہم سے, میں سمجھتی ہوں کہ 4 سے 5 اسٹیپ آگے کو سوچتے ہیں. ڈو یو تھنک سے تربیت ہوتی ہے کہ مطلب اتنا جو کلوز انسان کرتا ہے اپنے بچوں کو اپنے آپ سے؟ نہیں بالکل, دیکھیں پہلے وقت میں جو مائیں ہوتی تھیں وہ تھوڑا سا اپنے بچوں میں ڈسٹنس رکھتی تھی, تھوڑا سا اپنے بچوں میں ڈسٹنس رکھتی تھی کہ بچے جی ہم سے فری ہو جائیں گے. لیکن میں سمجھتی ہوں, میرا اپنا ذاتی اوپینین ہے کہ نہیں, آپ اپنے بچوں کو جسٹ لائک اے فرینڈ ڈیل کریں. اچھا میں اپنی ماما سے بہت کلوز ہوں اور شروع سے بہت زیادہ تھی, مطلب ہم لوگ کا یہی والا حساب ہے آپ کے, وہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ, ہم لوگ اپنے بچوں کے اپنی ماما کے ساتھ جو ایسے, ہاں کہ وہ اتنی کلوز, ہر چیز میں ہمیں بولنا سمجھانا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ہے سیاست میں آنا کیسے ہوا؟ نازیہ دیکھیں فیملی وائز دیکھا جائے تو بالکل بھی میری فیملی میں سیاست میں چلے جانا تو ایک الگ سی بات ہے, سیاست کا سوچنا تصور بھی کرنا بہت مشکل تھا. بٹ جب میں کالج لائف میں تھی اور بی بی صاحبہ پاکستان تشریف لائیں تو اس وقت میں کلاس 9 کی اسٹوڈنٹ تھی. بٹ میں نے جس طرح سے, ظاہری بات ہے اس وقت دیکھا ٹی وی میں تو کہہ نہیں سکتے تھے کتنا ان کا دکھا رہے ہیں یا نہیں, کیونکہ اس وقت ڈکٹیٹر ضیاء الحق جو ہمارے ملک پہ مسلط تھے تو وہ چیز نہیں تھی. پر ان کی پرسنالٹی, ان کا جو چیلنجنگ ان کو ملا, اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جب ڈکٹیٹر شپ ہے اور ان کا سامنا کیا, اس وقت اگر کوئی جے بھٹو کہتا تھا تو اس سے جو ہے نا کوڑے لگائے جاتے تھے گراؤنڈ میں جا کر. تو اس صورت میں انہوں نے اپنے والد صاحب کے مشن کو عوام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا, اور کوئی اتنی ینگ ایج میں آ کر اپنے آپ کو جو ہے نا عوام کے لیے پیش کرے, اور جتنی ان کو ٹربلز آئیں وہ اس کو بڑے تحمل سے انہوں نے فیس کیا اس کو. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو ہیں وہ جو ہے آپ کی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں. بالکل ہمیشہ سے. چلیے یہ تو بہت ایک واقعہ آپ نے چھوڑا کہ خواتین کو ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں جو ایک ہمت دلانے والا بھی جو کہتے ہیں نا کہ جو شخصیت ہیں وہ واقعی محترمہ تھی, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے خواتین کو بڑی وہ ترجیح دی. خواتین کو سیاست میں آنے میں, بہت خواتین اس زمانے میں. نازیہ نہ صرف سیاست میں آنے پہ, دیکھیں وہ جو بھی, دیکھیں جیل میں رہ کر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو فیل کیا, جو انہوں نے, آپ ان کی بک پڑھیں, جو انہوں نے اپنی بک میں اپنی تکالیف کو بیان کیا, لیکن ہر وقت ان کی جو تھنکنگ تھی, ان کی جو سوچ تھی, ان کا جو ویژن لے کے چلی تھی وہ اپنے شہید بابا کا ویژن لے کے چلی تھی. اور باقاعدہ میرے شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب کہا کہ بی بی کی سالگرہ تھی تو انہوں نے کہا کہ میں سالگرہ میں کیا دے سکتا ہوں, تو وہ جیل کی سلاخوں میں سے اپنی 2 انگلیاں نکال کر بی بی شہید سے فرماتے ہیں کہ میں آپ کو اپنی عوام آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور آپ نے اس کا بہت خیال کرنا ہے. دیکھیں وہ بیٹی, وہ اتنی اوبیڈینٹ بیٹی اس چیز کو لے کر چلی, اور ٹل جب تک وہ شہید نہیں ہوئی وہ عوام میں ہی رہی, اور عوام کے درمیان میں ہی وہ شہید ہوئی. اور یہ ساری چیزیں نہ صرف ان کے لیے, جب بی بی صاحبہ اپنی جیل میں رہی ہیں تو انہیں پتہ تھا کہ جیل میں خواتین کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں. تو جب وزیر اعظم بنتی ہیں تو خواتین کے لیے جیل کا الگ سے مطالبہ ہے, خواتین کے لیے بینک الگ کر رہی ہیں, خواتین کے لیے وومن پولیس اسٹیشن الگ کر رہی ہیں. یعنی جو چیزیں انہوں نے دیکھی وہ
कॉलेजेस तो थे ही सही अलग से, लेकिन यूनिवर्सिटीज का अलग, हर चीज को एक इस पे बड़ी अच्छी चीज ये भी कि आप ये देखें ना कि हम लोग देखें हर चीज में सेग्रीगेशन तो होती अभी भी, आप देखें शादियों में भी आप जाएं तो सेग्रीगेशन तो होती है, आपकी लाइनें, इसमें बड़ा औरत को एक बड़ी सिक्योरिटी मिलती है, प्रोटेक्शन है, वो एक प्रोटेक्शन है। और मैं नहीं समझती हूँ कि शायद ही कोई दुश्मनी ऐसा हो कि उनकी शहादत पर रोया ना हो, उनकी शहादत पे पूरी दुनिया ने सोग ना मनाया, स्पेशली पाकिस्तान में। तो मैं समझती हूँ कि अब तक अगर बीबी के लिए, देखिए मैं और आप दो खवातीन बैठी हुई है ना, अगर अब तक भी आप और मैं जो है ना, अगर मैं और आप भी बात कर रहे हैं ना, तो यकीन करें हम अंदर से बहुत, मैं तो चले पार्टी से हूँ, आप अगर नहीं भी हो ना आपकी अटैचमेंट, तो अंदर से आप सोरो फील करते हो, स्पेशल शहीद बीबी साहिबा के लिए। और अब आप मुझे देखें कि वही ये लोग कहते हैं ना, बड़ी गलत वे में बात कर जाते हैं कि जी मूर्सी सियासत है, नस्ल दर नस्ल चल रही है। क्या मुझे बताएं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो सियासत की, अगर उनकी बेटी उस सियासत को लेके चली तो क्या शहीद बाबा से वो कितने स्टेप आगे चली, कितनी उन्होंने सियासत पढ़ी भी, उनकी सबसे अच्छी जो चीज ये जी बिल्कुल उन्होंने सियासत पढ़ी, ये नहीं कि बस वो नस्ल दर नस्ल वाली बात नहीं थी, मैं नाज़िया अंदर एक नेचुरल एक वो चीज, मैं नाज़िया उसी पे आ रही हूँ कि देखें शहीद बीबी ने अपने वालिद के विजन को लेके चली तो इतने बेहतर अंदाज से चली कि वो 2 टाइम्स जो है ना प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हुई, ठीक है ना। तो हम आपसे कहें कि अवाम उन्हें मोहब्बत करते थे, अवाम चाहते थे, अगर अभी शहीद बीबी साहिबा जिंदा होती तो 3rd टाइम भी इलेक्ट वही होती, ठीक है, बिल्कुल ही होती। अब अगर देखें, अब देखें लोग कहते हैं कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आ गए। अब मेरा अपनी जाती सोच है, मेरी सोच है, मैं समझती हूँ 22 करोड़ अवाम की भी ये थिंकिंग है कि इंशाल्लाह जिस तरह से वो अब देखें ना अवाम के लिए चल रहे हैं, अवाम की महंगाई का, अवाम की तकलीफ का वो सोच रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो यकीनन बीबी साहिबा के विजन को लेके चलेंगे। इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी ना तो फिर उस पे जो है ना बहुत ज्यादा फिर एक डिफरेंट एक विजन भी आ जाता है। खैर ये बताइएगा कि आपका अपना एजुकेशन से बहुत ज्यादा ताल्लुक है, एजुकेशन, खवातीन के एजुकेशन के हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए नाज़िया, मैंने आपको कहा ना कि जब भी स्पेशली कोई खातून किसी चीज को लेके चलती है तो मैं समझती हूँ उसके बिहाइंड कुछ ना कुछ होता जरूर है। मेरे साथ भी ऐसा है कि क्योंकि मैं उस चीज में नहीं कहूंगी कि अब तो खैर माशाल्लाह बच्चियां पढ़ भी रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, और उस वक्त भी पढ़ रही थी, ऐसा नहीं था कि नहीं पढ़ रही थी, लेकिन मेरा ताल्लुक मियाँ वाली से है और वहाँ पे हर बंदे की अपनी एक सोच होती है कि नहीं जी हमने बच्चियों को नहीं पढ़ाना, हमने यूं नहीं करना। मैंने वो तमाम ट्रबल्स को फेस किया, और जब मैंने फेस किया और मैंने देखा कि मुझे एजुकेशन में आना है, हाँ। और हर हाल में आना है, तो ताकि मियाँ वाली का क्या सीन है अभी वहाँ पर एजुकेशन? नहीं एजुकेशन देखिए मेरे जमाने में भी थी, लेकिन चंद फैमिलीज ऐसी होती हैं जो अब की बात नहीं माशाल्लाह है, अब तो है माशाल्लाह है, क्योंकि मैंने केपीके में बहुत देखा है कि वहाँ पर चाहे जितना भी मतलब आपके जो है रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपका पर्दे का बड़ा ख्याल रखा जाता है, लेकिन एजुकेशन का भी उतना ही ख्याल, मतलब वहाँ पे लड़कियों को एजुकेट किया जाता है नो मैटर व्हाट। देखिए मैंने बताया ना आपको कि वक्त की बात है, मेरे फादर स्ट्रिक्ट थे, नहीं जी हमें नहीं पढ़ाना बच्चियों को, और हमारी तो फैमिली में नहीं है, और फिर इस तरह से करते हुए, लेकिन मैंने उसके लिए कोशिश करते करते जब मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया तो अपने भाइयों से ज़्यादा अच्छा था, जब उनसे ज़्यादा अच्छा था तो फिर कहने लगे कि अच्छा चलें अब आप पढ़ लीजिए। तो उसके बाद मेरे फादर ने मुझे किसी सूरत में रोका नहीं रोका कि अब बच्ची जो है हाँ वो पढ़ सकती है, अच्छी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा। और फिर जब बात आई कि चॉइस करना ये, तो मैंने कहा जी मुझे स्कूल रन करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा नहीं बेटे स्कूल नहीं, लोग क्या कहेंगे, अपनी बेटियों को उन्होंने इसलिए पढ़ाया। मैंने कहा नहीं बस ये मेरा जहन कहता है, मेरा दिल कहता है कि मैं जो अपने लिए जो मुझे मुश्किलात हुई वो किसी और बच्ची को ना हो। अभी भी यकीन करें कि किसी के फादर अगर कह देते हैं बस बहुत है, इनफ है, मैट्रिक कर लिया, मिडिल कर लिया, अब घर में बैठ जाए, तो मैं यकीन करें मुझे बिल्कुल वो होता है कि जी यार ये मैं सब फेस कर चुकी हूँ। तो उनके पेरेंट्स से, उनकी फैमिली से कोशिश होती है कि बहुत डीपली जाके उस बच्ची की फेवर करनी पड़े तो करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कि काफ़ी ऐसी बच्चियाँ हैं कि वो मान भी जाते हैं, और काफ़ी ऐसी बच्चियाँ हैं कि जिन्होंने
اس پہ آگے اسٹڈی بھی کیا اور کافی اچھی فیلڈ میں بھی ماشاءاللہ گئی ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جو میں نے سوچا تھا لیکن دیکھیں کتنا اچھا لگتا ہوگا کہ آپ آگے کسی کو اس طرح موٹیویٹ کر رہے ہیں اور آگے جا کر وہ دیکھیں عورت کی یا بچے کی تعلیم, جو لڑکی کی تعلیم ہے, وہ آگے پورے معاشرے کو بناتی ہے. بالکل نازیہ, دیکھیں ایک جب بچی تعلیم حاصل کر لیتی ہے تو سمجھ لیں کہ اپنے پورے خاندان, ایک بچی کی تعلیم سے آپ کی پوری فیملی ایجوکیٹڈ ہو جاتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں آنے والے وقت میں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک لڑکی کے حالات کیسے ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے گھر میں کوئی پرابلم بھی فیس کر رہی ہے تو ایجوکیٹڈ ہے, باہر اس کو پرمیشن نہیں ہے جاب کرنے کی, تو گھر میں اپنے پاس گھر کے اندر ٹیوشن لے سکتی ہے. گھر کے اندر اپنے بچوں کو وہ جو ہے نا اس کے پاس فیسلٹیز ہوتی ہیں کہ میں پڑھا سکتی ہوں, کہ میں کہیں اور نہیں لے جا سکتی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں گھر کے اندر, اور بہت سارے, کیونکہ ایجوکیٹڈ ہے, جب ایجوکیٹڈ ہے تو اس کا مائنڈ بھی اور چیزوں میں ڈائیورٹ ہو کر اچھا پازیٹیو تھنکنگ لا سکتا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ خاتون نہیں کر سکتی. کہ اب ہمارے پاس جو ہے گوگل بھی ہے, اب کسی لڑکی کو کوئی مشکل آ رہی ہے, کچھ جاننا چاہ رہی ہے تو وہ گوگل کے ذریعے جان سکتی ہے, سرچ کر سکتی ہے چیزیں. اور اگر ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو اس کے لیے سرچ کرنے میں, کیونکہ دیکھیں تعلیم تو تعلیم ہے نا. بالکل ایسا ہی. آپ لوگ چاہے لاکھ بھی بولے, میں کہتی ہوں کہ آپ کتاب لے کر آپ کسی بھی اس کے بچے کی تربیت کے لیے, میں نے سنا ہے کہ بڑی اچھی اچھی کتابیں ہوتی ہیں کہ بچوں کے لیے, لائک نیو بورن بیبی کو کیسے خیال رکھنا, اس کے لیے کتابیں ہوتی ہیں. تو جب آپ وہ کتابیں پڑھے گی تو وہ بچے کو اسی طرح ہی سے اس کی وہ تربیت کرے گی. بالکل ایسا. دیکھیں اچھی پڑھی لکھی ماں جو ہے نا بہترین معاشرہ پیدا کرتی ہے, اور بہترین معاشرہ جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے خاتون کا پڑھا لکھا ہونا. دیکھیں گھر کی تمام چیزیں ہر چیزوں گھر کے اندر انٹر ہو تو اس کا سلیقہ نظر آتا ہے. پڑھی لکھی ہے, ہر چیز چھوٹی چھوٹی چیزوں پر وہ کمپرومائز کرتی ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کچن کو کس طرح سے چلانا ہے, میں نے گھر کو کس طرح چلانا ہے, میں نے بچوں کو کس طرح کرنا ہے, اپنی فیملی کو یعنی سسرال کو, میں کہ ساری چیزیں وغیرہ بھی خیال اس وقت رکھے گی جب اس کو پتا ہوگا کہ ہائیجین کا میں نے خیال کیسے رکھنا ہے. ہر چیز کا خیال وہ خاتون کر سکتی ہے, کیونکہ اس کے اندر گرڈز بھی ہیں اور وہ ایجوکیٹڈ بھی ہیں, اور پھر اسی طرح سے وہ اپنے بچوں کو بھی بہت اچھے سے ٹرین کر سکتی ہے. اچھا, یہاں تک کہ مطلب جو پڑھی لکھی خواتین ہوتی ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچے کو جب وہ ڈاکٹر پہ لے کر جاتی ہیں تو اس کے بعد اس کے لیے یہ بھی دیکھنے کے لیے کہ اس کو کون سی دوائی دی ہے ڈاکٹر نے, کون سی دوائی دی, اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہے, وہ سرچ کرتی ہیں پورا وہ اپنا, پھر ڈاکٹر سے سوال بھی کرتی ہیں جو ڈاکٹرز کو اکثر اچھا نہیں لگتا, لیکن یہ کہ ان کا حق ہے وہ کوشچن کرنا. کیونکہ ایون میں کوئی میڈیسن کھا رہی ہوں تو میں پہلے اس کے میں سائیڈ افیکٹس دیکھتی ہوں, چلو یہ سائیڈ افیکٹس ہیں اس کے, اچھا تو میں کیا کروں, اس کو چینج کر لوں, دوسری والی لے لوں, اچھا یہ دیکھیں یہ مجھے سوٹ نہیں اگر کرے گی تو بتائیے آپ چیزیں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اپنے ڈاکٹر سے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہے تو ہم ضرورت فائدہ اٹھائیں گے اس بات کا کہ کون سی فیلڈز ایسی ہیں جو خواتین جوائن کر سکتی ہیں اپنے آپ کو اس فیلڈ میں ایجوکیشن حاصل کر کے. دیکھیں عظیم ایک بات بتاؤں, اب تو کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جس میں خاتون نہیں جا سکتی. چاہے ہم سوچتے تھے جی خاتون پائلٹ, آج وہ پائلٹ بھی ہے, مطلب آسمانوں کی سیر بھی کر رہی ہے, فضا میں گھوم رہی ہے, ٹھیک ہے. کوئی شعبہ کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے جو خواتین کے لیے مشکل ہو. میرے ظاہری بات ہے جینٹس بھی دیکھ رہے ہیں, میرے مرد بھائی بھی سارا یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, وہ سوچیں گے دونوں خواتین مل کے صبح ہی صبح جو ہے نا مردوں کی برائیاں کر رہی ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. خواتین جس بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوگی وہ یقین کریں مردوں سے بہت زیادہ محنت کرتی ہیں, کیونکہ یہ مردوں کی اجارہ داری ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے, لیکن خاتون ہر چیز میں بہت سوچ سمجھ کے اور بہترین کام کرتی ہے. کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے جس سے میں اپنی دیکھنے والی کم از کم بچیوں کو یہ کہوں کہ وہ اس چیز کو اس میں نہ جائیں. میں کہتی ہوں ہر اس ڈپارٹمنٹ میں جائیں جہاں آپ کو چیلنج لگے اور آپ بہت اچھا سا کر سکتی ہو اور مردوں کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. دیکھیں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پوزیشن ہولڈر یونیورسٹی دیکھ لیں, کالجز دیکھ لیں, اسکولز دیکھ لیں, بچیاں لڑکے 3rd پہ آ رہے ہیں, 4th پہ آ رہے ہیں, ایون کہ کئی ایسی جگہ ہیں کہ وہاں کوئی بھی پوزیشن نہیں ہے, تینوں پوزیشن بچیاں لے کے جا رہی ہوتی ہیں. تو بچیوں کے اندر بہت زیادہ صلاحیت ہے ہر شعبے کے اندر, بہت اچھا. اور سب سے بڑی بات کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیں کہ خواتین کا جو بھی ڈپارٹمنٹ ہوگا ان کی زیرو کرپشن ہوگی, کرپشن کا ریٹ 0 ہوگا. بالکل. اچھا چلے ہم جائیں گے ابھی بریک کی جانب, کے بعد آ کے مزید آپ سے گپ شپ کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں, دیکھتے رہیں مسکراتی صبح.
जी नाज़रीन, एक बार फिर मुस्कुराती सुबह में हम आपके साथ हैं। हमारे साथ इस वक्त मुसरत नियाज़ी साहिबा हैं और इनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और साथ ही स्कूल्स भी रन कर रही हैं। बड़ा अच्छा लगा आज इनसे मिलकर। बल्कि हम थोड़ी सी तरबियत पर भी बात करते हैं, बच्चों की स्पेशली तरबियत पे, कि जिस तरह आपने बताया कि आप लोग आपके टाइम पर या आप अपने वालिदैन से या मामा से स्पेशली इतने ज़्यादा क्लोज़ नहीं थे कि हर चीज़ डिस्कस की जाए, लेकिन यह है कि आपने अपने बच्चों को बड़ा क्लोज़ रखा अपने से। तो कितना ज़रूरी होता है पेरेंट्स के साथ आपकी एक दोस्ती होना और उनसे क्लोज़ होना? नाज़ी बिल्कुल, देखिए आजकल जो माशरे के अंदर आप नित नए कोई ना कुछ देख रहे होते हैं सॉरी, उसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि आप अपने बच्चों को क्लोज़ रखें। अगर क्लोज़ रखते हो तो वो हर तरह की बात, चाहे उसको कोई उसका फ्रेंड्स कह रहा है, कोई उसका टीचर कह रहा है, या कोई भी एनवायरनमेंट के अंदर, आपके घर के अंदर कभी उनका आपका मालिक कुछ खुदा न खास्ता उन्हें गलत कह रहा है, या ड्राइवर कह रहा है, या कोई भी माशरे के अंदर चलते फिरते कोई कह सकता है, तो वो तमाम चीज़ें अगर आप क्लोज होंगे ना तो बच्चा या बच्ची जो है ना आपसे डिस्कस कर सकेगा। और जब आपसे डिस्कस करेगा तो यकीनन फिर माँ या बाप उसको अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहे होंगे कि आपने बेटे ऐसे नहीं ऐसे करना है। क्योंकि अगर हम कहें ना कि जी पेरेंट्स से थोड़ा डिस्टेंस रखा जाएगा तो वो डिस्टेंस में ना वो चीज़, कोई भी चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा सर से ऊपर हो जाती है, जब ऊपर हो जाए ना तो फिर वो गलत हो जाती है। उससे बेहतर है कि उसको वहीं के वहीं ब्रेक लगाया जाए, उसको वहीं क्लोज किया जाए। अब आजकल देख लें आप, कभी फेसबुक पे, कभी किसी और चीज़ पे, अब सोशल मीडिया है, कहीं पे बच्चियां की कहीं फ्रेंडशिप हो जाती है या कुछ हो जाता है तो वो बेचारी ब्लैकमेल हो जाती हैं। बिल्कुल, उनको पता नहीं होता कि किस तरह से करना है, क्या हैंडल करना है। तो वो ब्लैकमेलर जो लोग होते हैं वो उनको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। अगर वो अपनी माँ से, अपने पेरेंट्स से फौरन डिस्कस करती है तो उसका लाहेअमल हो सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, पेरेंट्स भी इतने अंडरस्टैंडिंग हों, मतलब ये नहीं कि फौरन से वो, एक तो माँ बाप गुस्सा करने लगते हैं, थप्पड़ मारने लगते हैं बच्चों को, कैसा, तो उल्टा उनके ऊपर ही उनको जो है ना नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। उन पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगी जो अपने बच्चों के साथ क्लोज नहीं हो पाते बल्कि उनको गुस्सा करते रहते हैं? नहीं देखिए, गुस्सा करना भी चाहिए एक लिमिट के अंदर। हाँ, एक गुस्सा करने की, इस तरह नहीं कि थप्पड़ उठा के मार दिया बच्चे ने कोई बात कही तो नहीं, देखिए गुस्से की एक लिमिट होती है। एक चीज़ तो एक शख्स पहले, एक शख्स, यानी ज़ाहिर बात है बच्चा भी शख्सियत में शामिल होता है। एक बच्चा जो है ना या बच्ची एक पहले ही जहनी अजियत से गुजर रहा होता है, फिर आप उसके पर हाइपर हो जाएंगे तो वो जो चीज़ें बाकी जो उसने हाइड में रखी होंगी, बताना चाह रहा होगा, वो भी आपको नहीं बता पाएगा। गलती दुनिया में हर इंसान से होती है और गलती का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएं, बच्चों को पे तशद्दुद करना शुरू कर दें तो फिर आप पेरेंट्स तो ना हुए, आप उनके दोस्त ना हुए, फिर आप दुश्मन हो। फिर वो जो लोग ब्लैकमेल कर रहे होते हैं या उनको गलत, वो फायदा उठाते हैं, फिर जो गलत राह में लेके जा रहे होते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम अल्लाह ना करे बच्चों के साथ कोई ऐसी बात हो जाए तो फिर वो बच्चा जो है ना अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो जब देखते हैं ना कि नुकसानात जहाँ पर हो रहे होते हैं वो उसी वक्त होते हैं जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं बच्चों के साथ। एक लिमिटेशंस होनी चाहिए, एक सख्ती भी होनी चाहिए, एक नरमी भी, कि बच्चा हर बात आपसे डिस्कस कर सके। लेकिन वो उसी वक्त मुमकिन है जब पेरेंट्स अपने बच्चों को उस तरह से ट्रीट कर रहे होंगे, बिल्कुल ट्रीट कर रहे होंगे, अच्छे अंदाज से ट्रीट करेंगे आप अपने बच्चों को तो यकीनन बच्चा कोई भी चीज़ आपसे जो है ना हाइड में नहीं रखेगा। हर चीज़ आपको बताएगा कि मामा हमारे साथ ऐसा हुआ। इवन कि मेरे तीनों बच्चे जब अपने स्कूल से आएंगे, एक बेटी दो बेटे जी, जब आएंगे तो फौरन मामा खाना वाना जब खा लेंगे, लंच के बाद बैठेंगे हम लोग, मामा आज हमारे स्कूल में ये हुआ था, आज हमारे यहाँ ये हुआ था, आज इस, मतलब एक एक चीज वो मुझसे डिस्कस कर रहे होते, इसकी वजह से, क्योंकि वो मुझसे बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे होते हैं। अब अगर बच्चे हैं, मामा हमने ड्राइविंग करनी, नो, फिर उनके फादर कहेंगे आप अपनी मामा से पूछिए, उन्हें पता है कि मामा ने उसको नेगेटिव रिस्पॉन्स देना है। तो नहीं, ये कहती हूँ नहीं बेटे, जब आप 18 इयर्स के होंगे ना, तो मेरा बेटा अक्सर कहता तो मामा 18 इयर्स में कुछ नहीं हो सकता, बुरा अभी होगा। मैंने कहा हाँ बेटे, उस वक्त थोड़े से आप मैच्योर हो जाते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू द लॉ आपके पास लाइसेंस होता है। फिर दूसरा, अल्लाह ना करे कोई आपके साथ ऐसी मिसहैप हो जाता है तो फिर कहेंगे कि जी पेरेंट्स एजुकेटेड थे, उन्हें खुद नहीं पता चला कि आपने
आपने रोका नहीं। तो उस तरह से थोड़ा सा पेरेंट्स अपने बच्चों को मोटिव, एकदम मैं कह दूं हाइपर होकर या उन्हें स्लैप कर दूं तो वो फिर जो है ना गलत हो जाएगा। अब मैं उन्हें तरीके से बता रही हूँ, किसी का एग्जाम्पल दे के कि बेटे फलां के साथ ऐसा हुआ और उनका एक्सीडेंट हुआ, वो नहीं रहा दुनिया में, कि जो है अगर बच्चा बच्चे को लाइसेंस के बगैर खुदा ना खास्ता कि बेटे आप में से किसी के साथ हो जाता और आप दुनिया में ना रहो, अल्लाह ना करे आप ना रहो, तो फिर मेरा मकसद क्या है? तो फिर वो बच्चों को जरा थोड़ा सा प्यार से कहें, फिर वो समझ जाते हैं। अच्छा, ये बात होती है कि समझाने वाली बात जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो कोई भी हो, आपके फैमिली मेंबर्स में से होते हैं, आप डिस्कशंस, हम ये कहते हैं डिस्कस करें, अपने एक्सप्रेशंस दें। कभी ऐसा हुआ है कि आपके एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं बच्चे के हाँ ये मामा असल में बताऊं आपको, एक तो नाज़िया आपको ये बताऊं, मैं वैसे मदर जो ना स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन फ्रेंडली माहौल की स्ट्रिक्ट। मैं अपनी बेटी भी है, लेकिन दोस्ती के साथ। अब मैं अगर मेरी बेटी कभी आपको मिले, वो कहेंगी नहीं मेरी मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट है, अब पापा से कहेंगे नहीं पापा हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। उसकी रीज़न क्या है कि मैं अपनी बच्ची को किसी के घर फ्रेंड्स हैं, उनकी कोई बर्थडे है, सेलिब्रेट कर रही हैं, मैं कहूँगी कि बेटे मैं आपके साथ जाऊंगी, किसी भी जगह पे वो कर रही हैं, ठीक है, मैं वेट कर लूँगी, आपका अपनी गाड़ी में बैठ के वेट कर लूँगी। आपकी फ्रेंड्स अगर कर रही हैं, वो आना चाहें मोस्ट वेलकम, आए, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन आप उनके घर में जाके मैं आपको अकेला ड्राइवर के साथ या खुद से नहीं परमिशन देती हूँ कि आप जाएं, तो मेरी पूरी फैमिली के जितने भी लोग होंगे ये क्या बात हुई? एक बेटी आपकी इस तरह करते, मैंने कहा एक हो या 1000 हो, मेरी तरबियत में ये चीज़ नहीं है। क्योंकि देखें बच्चियां सब जो होती हैं दोस्त हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं, कहीं भी चाहे मेरी बेटी जाना चाहे मम्मा फ्रेंड के साथ फलानी चाहे ज़्यादातर बच्चियों को क्या होता है KFC जाना, मैकडोनल्ड, मोस्ट वेलकम बेटे जाएं अब, बट वो बैठी हुई है, मैं उसका वेट कर रही हूँ। तो मेरी बेटी मम्मा ये क्या बात हुई ना, मैंने कहा बेटे कुछ भी हो, आपको मैंने किसी चीज़ की कमी तो नहीं दी, मैंने आपको रिफ्यूज़ तो नहीं किया ना किसी चीज़ में नहीं, बट चेक इन बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और वो उन माओं के लिए भी है, हम कहें कि जी वो अनएजुकेटेड थी और वो एजुकेटेड थी। देखिए आप अपने बच्चों को, पता है सोशल मीडिया है, बहुत फास्ट दौर है, आप अपने बच्चों को हर चीज़ टैब दे रहे हो, मोबाइल दे रहे हो, हर चीज़ आप उनको दे रहे हो, बट जब तक आप उनके ऊपर चेक इन बैलेंस नहीं करोगे, एक बच्चा है आप कमरे में बैठा हुआ है जी, वो दरवाज़ा बंद करके और मतलब नहीं, आप हमेशा बच्चों से कहें कि बेटे आप अंदर बैठे हुए हो, मैं ही घूम रही हूँ ना घर में, आप जो है ना आप अपना दरवाज़ा खुला रखिए, हाँ ठीक है, आप माँ चलते फिरते भी देख रही है ना, तो उससे नज़र आ रहा है बच्चा कि एक्सप्रेशन बता देते हैं बच्चे के। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ है, आप अपने बच्चे का अच्छा जिस तरह बैग खोल के देख लें, बैग खोल के किसी वक्त देख लें कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं हो उसके पास, बच्चे के पास। फिर हम कहते हैं जी हम क्या, ख़वातीन कहती हम क्या क्या करें, नहीं भाई ये हमारी ड्यूटी है अपने बच्चों पर चेक इन बैलेंस करना, उनको देखना, उनको समझाना, सिर्फ खाना दे देना, कपड़े धुले हुए दे देना और उनको चीज़ें अच्छी दे देना, ये आपकी तरबियत नहीं, आपकी एक्चुअल तरबियत है कि आप उनको मोटिवेट करें, आप उनसे डिस्कस करें, बैठे उनके साथ। एक और चीज़ कि बेटों को जो है ना बात ये आती है कि आजकल जो बेटों को प्रोफेशनली उनको लेकर चलना, कि अच्छा माँ बाप के जहन में ये होता है कि बस ये वो पढ़ाई पढ़े जिससे वो आगे अपना जो है मॉनेटरी जो अपना पैसे फ्यूचर जो है ना मतलब ब्राइट फ्यूचर हो उसका। हाँ, लेकिन बच्चा जो है वो अपनी एक सोच से जाता है। कभी कभी बच्चे ऐसे सोच भी सोचते हैं कि उसमें शुरू में तो पैसा नहीं होता लेकिन आगे जाके बहुत पैसा होता है, लेकिन उनका दिल भी उसी प्रोफेशन की तरफ होता है। तो इंसान क्या करे, बच्चों के दिल की तरफ जाए कि वो ये प्रोफेशन अपना रहा है, या बच्चों को उस तरफ लेकर जाए? क्योंकि अगर MBA या MBBS निकालेंगे तो बहुत सारे बच्चे एक ही तरफ, एक ही सिम जाएंगे, फिर जो वो डेजिग्नेशन खाली रह जाती है, जिस तरह रिसर्च हो गया या साइंस की आपकी दुनिया एक हो गई, तो वो जो है वो वाली एक दुनिया जो है वो बिल्कुल खाली रह जाती है। तो क्या करना चाहिए, बच्चे कैसे मतलब उसको किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करें? देखिए नाज़ी, मैं एक बात बताऊँ आपको, आपकी भी एजुकेशन लाइफ गुजरी है, मेरी भी गुजरी है, यकीनन हर शख्स की अपनी पसंद नापसंद होती है। जब आप बच्चे को फ्री हैंड देते हैं एजुकेशन के लिहाज से कि बेटे जो आपने चॉइस करना है, इन फ्यूचर जो आप करना चाह रहे हैं वो कर लें, जब हम अपने बच्चे पर कोई चीज़ मुसल्लत कर देंगे, उस पर फोर्स करेंगे, बाय फोर्स हम कोई चीज़ करेंगे, तो वो बच्चा सिर्फ अपने माँ बाप को खुश करने के लिए वो जबरदस्ती पढ़ रहा होगा, ठीक है ना, वो हमेशा कहेगा बस ठीक है मैंने कर लिया, मेरे पेरेंट्स की विश थी। जब भी पूछा जाएगा पेरेंट्स की विश थी। अब अगर बच्चा अपनी मर्जी से
कोई स्टडी या इन फ्यूचर कोई अपनी फील्ड चूज करना चाह रहा है, तो उस सूरत में अगर हम उसको फ्री हैंड देंगे तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा उसके अंदर, और जब वो इंटरेस्ट लेगा, अब हमारे यहाँ एक ही चीज़ है, डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, बस करो भाई, एक ही। आप बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो, आप उसकी तरफ चले जाओ। तो कम से कम मैंने अपने बच्चों को कभी फोर्स नहीं किया। हाँ, मैंने अपनी बेटी से ये कहा, मैंने कहा बेटे आपका जो दिल चाहे आप कर लें, एजुकेशन खवातीन के लिए, मैंने कहा बड़ा अच्छा है, आप वो कर लें। नहीं मम्मा मैंने नहीं वो करना। तो मैंने कहा बेटे फिर आप, मैं बहुत अच्छा लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैंने कहा किस तरह? मैं लोगों की ना, मम्मा मैं जाती हूँ हॉस्पिटल में, लोगों को देख रही होती हूँ, यूं है फला। तो मैंने कहा आप डॉक्टर का कर ले। मम्मा मैं सोचूंगी, पहले अपना A लेवल कंप्लीट करूंगी, देन मैं सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। तो फिर आप मुझे क्या, मैंने कहा फिर बेटे आपकी जो दिल आपकी चॉइस हो आप कर लें। उस वक्त आप देख लेते हैं कि क्या चीज सही है क्या नहीं है। क्या मैसेज देंगे? अभी शो का वक्त भी जो है वो खत्म हो रहा है, तो हम ये चाहेंगे आपको ना कोई मैसेज दे, लेकिन आना जरूर है दोबारा। आपसे गपशप बड़ी अच्छी रही है हमारी। देखिए नाजिया, मैसेज ये है कि जो भी बहनें, स्पेशल नाजिया को तो माशाल्लाह सभी देखते हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम माशाल्लाह आप करते हो, तो जो देख रही हैं बहनें वो अब कभी भी सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों पे फोकस करें, और इस अंदाज से करें कि वो हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमारी बहुत अच्छी जो बेटी होती है वो मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। इस तरह से जब लेके चलेंगे ना, तो माशरे में आपका भी बहुत इज्जत और एहतराम होगा, और आपके बच्चों का भी होगा, क्योंकि आप उनको बहुत स्मूथली लेकर चल रहे होते हैं। और स्पेशल आप अपने बच्चों को एक ही चीज़ बता दें कि बेटे आपने अपनी लाइफ में किसी से भी झूठ नहीं बोलना, स्पेशल पेरेंट्स से तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना। और जब झूठ नहीं बोलेंगे और अपने माशरे में अपने बड़ों का इज्जत और एहतराम करना है, तो आपकी तरबियत भी उसमें झलक रही होगी और बच्चा भी सही होगा। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे ज़बरदस्त गेस्ट के साथ, बहुत अच्छी गपशप रहेगी उनके साथ भी। और आपका फीडबैक जो है हम सोशल मीडिया के जरिए देखते रहते हैं, आप लोग ज़रूर हमें लिखा भी करें। इसके साथ ही नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।